हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित टॉप 200 प्रश्न। हाँ, ये 200 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया गया है। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। तीसरा प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? आंसर होगा मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस में। कांसा बना होता है तांबा और टीन का, यानी Cu प्लस Sn का बना होता है कांसा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों को प्रचलन किया था? कांस में। इसी को कांसा कहते हैं। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो मगहर में 1510 ईस्वी में कबीर की मृत्यु हुई थी और मगहर में समाधि बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। वही रावी का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो परुसनी हो जाएगा। चिनाब का पूछा जाएगा तो आस्किनी हो जाएगा। वितस्ता किसकी थी? तो झेलम की पुरानी नाम थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है कि 16 महाजनपद था उस समय में। 16 महाजनपद में से एक वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो महाभिनिष्कर्मण कहते थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाभिनिष्कर्मण कहते थे। और प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशेष द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। और अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध हुआ था पहला 1526 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर थी। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद
किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 22 नंबर जो प्रश्न है, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेराडोटस। और हेराडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने। किताबुल हिंद नामक पुस्तक के लेखक है अलबरूनी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। नायब ए ममालिकात नामक पद सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहरम शाह ने। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत-ए-आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से राजधानी को परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख में चर्चा किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ किए थे। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो। इसी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? मेगास्थनीज के अनुसार पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी और निरीक्षक और पार्षद। 7 वर्गों में बांटा गया था। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है और मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांट दिए थे इसमें। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी राज सिंह और कांची में मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम था कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। सासाराम बिहार में है। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सातवाहन वंश की महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश की संस्थापक थे सिमुक, लेकिन महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। 41 नंबर प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लेकिन लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने।
सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य काल। सांची का स्तूप मौर्य वंश के समय में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। एएलपी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही बताए थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूर कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूर कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों का सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतु उस सलातिन की रचना किसने और कब की थी? इसामी ने 1350 ईस्वी में। फुतुह उस सलातिन की रचना इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका। सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। हाल लेखक का नाम है। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो हाल है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तमिल व्याकरण है। ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तमिल है, तमिल व्याकरण। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के बारे में दादा भाई नौरोजी जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के तहत बताए थे। उस समय में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में।
और उस समय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से, बीसी होगा, यहाँ पर पूर्व से लिखा गया है, 58 बीसी। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 में की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। बनावली अभी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा राजस्थान में है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। जो अविवाहित रहती थी पूर्ण अपने जीवन काल में, उसे अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, यानी मौर्य वंश की समाप्ति के बाद शुंग वंश की नींव पड़ी थी। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की। शिशुपाल वध माघ की कृति है। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक माघ है। स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की पराजय हुई थी, हार हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललितादित्य कश्मीर का शासक था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है ललितादित्य मुक्तापिंड को। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम है। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन था। 94 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 राज्यों का। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? मध्यकाल में विवाह कर
किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य से लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह से को मुक्त रखा गया था इस कर से। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। मीर बख्शी सैन्य विभाग को संभालता था अकबर के शासनकाल में। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि इंद्र को दी गई है। 100 नंबर प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। प्लीज़ कंप्लीट पूरा वीडियो को देखिएगा। 200 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा और ये ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आगे भी रिपीट होने की चांसेस ज़्यादा है। 101 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों की वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। और वही बाबर का पूछा गया तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन उनके बाबर की इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया था। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? नारी होना। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो शासिका बनी थी। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण नारी होना था। इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुर वाद के नाम से ज्ञात हो वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल के किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो राजस्व विभाग में। अकबर के शासनकाल में थे टोडरमल और राजस्व विभाग को संभालते थे। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे और 1333 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब होता था उस समय का न्यायाधीश होता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। और एक और आंसर बाबर का, क्योंकि बाबर का जो मकबरा है काबुल में है। तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो 2 आंसर है, जहांगीर और बाबर, क्योंकि जहांगीर का लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब प्राप्त हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने
बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था और बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी के सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो कालीबंगा राजस्थान से मिला, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगीति में। चौथी संगीति में हीनयान तथा महायान 2 भागों में बट गया था। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 123 नंबर प्रश्न है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का परिवेश धरती पर कब से माना जाता है? 30 से 40 हजार वर्ष पहले। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। आखेट, इसी को बोला जाता है आखेट भी। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। सिर्फ इसी का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, बाकी किसी भी समय का उस समय में सबका नव पाषाण काल या पूरा पाषाण के बाद ही हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास किस प्रकृति काल में आया? तो नव पाषाण काल में। पहले एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, लेकिन नव पाषाण काल में ही मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आया। मनुष्य ने सबसे पहले किस पालतू को बनाया? किसे पालतू बनाया? यहाँ पे किसे होगा? मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 63वीं बीपीएससी में भी पूछा है ये प्रश्न। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो अतिरंपकम। अतिरंपकम एक जगह है, वहीं से कुल्हाड़ी प्राप्ति हुआ था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं और उसके जस्ट बाद जौ की, यानी गेहूं और जौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं की फसल की खेती की, उसके बाद जौ की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुआ? पल्लावरम में हुआ। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुआ। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ होगा, द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे सिंधु सभ्यता के निवासी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहाँ स्थित है? पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? तो मांदा होगा। मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है और ये मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई?
तो उस समय में 6 गो ऐसे शहर था उस टाइम का जो परिपक्व था, हर चीज़ से समृद्ध था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। 6 था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी उस समय का। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, डेड ऑफ माउंट होता है। एक 145 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार की माप क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार थी, उसकी माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का, यानी एक सींग वाला पशु का अधिक अंकन मिलता है हड़प्पा के मोहरों पर। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहुदरो से। लोथल और चनहुदरो से मनके बनाने के कारखानों के बारे में पता चला है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए, या विन्यास होगा, कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। लोथल नगर के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे दरवाजे। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटता, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधवकाल में घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटता, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? जो होगा पूजते थे। उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग धरती का। वास्तविक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो वास्तविक चिन्ह जो होता है
संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसको ओम का चित्र हम लोग बोलते हैं ना, ओम बना हुआ, उसी को वास्तविक चिन्ह बोलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी की। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना पूजा करना सर्वाधिक प्रचलित थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया, नखलिस्तान कहा गया। मोहनजोदड़ो को उसमें बाग कहा जाता था और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता था मृतकों का टीला होता था। 166 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंध का पता धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो होता था, मोहर बना हुआ, वो सेलखड़ी से बना होता था। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज यानी चेस में रुचि रखते थे हड़प्पा के निवासी। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन को। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। 176 नंबर प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास का ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से जानते थे, यानी कपास को उस समय में सिंडन कहा करते थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 178 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। किस सिंधु कालीन स्थल से एक एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? यानी बिल्ली आगे भाग रही है, पीछे कुत्ता, और पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले हैं। तो चनहुदरो। 179 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ों के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल। और यूपीएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़ से पूरी सैंधव सभ्यता समाप्त हो गई थी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ था, बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। 182 नंबर प्रश्न है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु से प्राप्त हुए। अरिकमेडु कहाँ है? पुडुचेरी के निकट है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सबसे पहले धातु में लोहा की खोज की थी। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो नृजाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी?
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना के बारे में बताया गया। प्रकृति की उपासना थी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से। वेद 4 थे जिसका प्रथम ऋग्वेद है। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में उपस्थित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में उपस्थित है? तो यजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, क्योंकि जादू टोना, साप वशीकरण, तंत्र मंत्र सभी अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक और कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक और कनाद थे। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के दर्शन पूर्व मीमांसा जैमिनी, तो मीमांसा भी कहीं कहीं सेट में देता है जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायन थे। बादरायन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? रिव्यू जरूर दीजिएगा। टॉप 200 हिस्ट्री प्रश्न, इतिहास के प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।